किस तरह से ये बंद हो गई जेट एयरवेज? एम्प्लॉयर के दिमाग में और एम्प्लॉयर का एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि वो ही सब कुछ है। तो जो फुल सर्विस मॉडल था उनका भारत में, तो क्या कहें कि वो भारत में होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाया? बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। लेकिन मैम वही वाली बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में हर आदमी मारा जाता है। क्लीनिंग, स्वीपिंग, सब कुछ करते थे। काम करने में कोई शर्म नहीं होती। तो सभी कुछ किया हमने। हाँ, बिल्कुल। और ये सब चीज़ें बताई नहीं घर में कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा। वेटर की ड्रेस पहन के। और आज भी मैं ट्रे पूरी उठा सकता हूँ कप्स की भरी हुई, ऐसे ही वेट जैसे वेटर्स उठाते हैं। जब जेट एयरवेज बंद हुई तब आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आप आज जिस ऑपरेशन हेड हैं। अरे यार, लंदन जा रहे हैं इस टाइम। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जेट एयरवेज जाना पहचाना नाम है, अक्सर सुना जाता था। तो जेट एयरवेज किस तरह से बंद हो गई, इसके साथ क्या क्राइसिस आ गए, इसके जो एम्प्लॉय थे वो कहाँ चले गए, इतनी जानी मानी जेट एयरवेज कैसे बंद हो गई, क्या इसके पीछे कौन सा मिसमैनेजमेंट था, क्या क्या वजूहात इसके पीछे रहीं, यही कुछ जानते हैं हम कि आखिर इसको वापस कैसे लाया जा सकता है, क्या ये दोबारा आएगी, और वो जो एम्प्लॉय थे वो सारे कहाँ चले गए। इसी तरह हमारी एक मुलाकात जेट एयरवेज में जो एम्प्लॉय रह चुके ज़ुबैर वारसी साहब से हुई। उन्होंने बताया कि ये किस किस तरह से बंद हो गई और किस तरह से लोगों ने इसका दंश झेला है। शायद हम लोग ये सब बातें भूल चुके हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इससे जुड़े रहते हैं, उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। ज़ुबैर वारसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम। आप जेट एयरवेज से सीधे तौर पर जुड़े रहे और आपने 14 साल उसमें काम किया, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे। अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, क्या क्या करते हैं। पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा मैम। आई पर्सनली कंग्रेचुलेट टू यू थैंक एज यू। वेल एज योर इंटायर टीम कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं थैंक यू। माशाल्लाह। एंड बरेली सिटी के अंदर यू आर द फर्स्ट पर्सन कि जो इस तरीके का पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज कर रही हैं। अच्छी क्रीम जेंट्री आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रही हैं और सोसाइटी को अवेयर कर रही हैं हर फील्ड में। जी। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो आज एविएशन सेक्टर्स हों। अब आपके क्वेश्चंस की बात अगर हम करें तो एज़ फार एज़ माई सेल्फ इज़ कंसर्न, मेरा नाम ज़ुबैर वारसी है। मैं इसी मिट्टी से, इसी शहर से बिलोंग करता हूँ, बरेली शरीफ से। एंड मेरी पूरी एजुकेशन सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल की हुई है। 2007 2006 में मैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया था, उसके बाद फिर मैं चला गया था अहमदाबाद। और मेरी मदर रिटायर्ड हैं यूनिवर्सिटी से। ब्रदर हैं दानिश वारसी, वो सीनियर कैबिन क्रू हैं एयर इंडिया में। अच्छा। जी। तो पूरी फैमिली ही एयर इंडिया, चाहे जेट एयरवेज एयरलाइन को सर्व कर रही है फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। बहुत खुशी की बात है ये। तो ये आप लोगों की दुआएं कह लें या फिर हमारा एफर्ट्स कह लें, छोटा सा। बिल्कुल। तो एक तो मैम ये इंट्रोडक्शन है। फैमिली की बैकग्राउंड की बात करें तो सब गवर्नमेंट ऑफिशियल से बिलोंग करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करता है। अच्छा। हाँ, ऐसे चचाओं वगैरह हैं, चाचा हैं, मामा वगैरह हैं, उनकी फील्ड वो बिजनेस करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे वो मेरे ग्रैंडफादर रिटायर्ड हुए हैं नगर निगम से। फादर वॉज इन यूनिवर्सिटी, उनकी डेथ के बाद मदर ने पोजीशन संभाली वो। तो वो सब चीज़ें एक छोटा सा स्ट्रगल रहा, उसके बाद फिर हमने जी जी। एविएशन सेक्टर्स में आ गए हम लोग। 14 साल आपने जेट एयरवेज में काम किया है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा तजर्बा आपको होगा। तो क्या लगता है, क्या फैक्टर रहे, क्या मिसमैनेजमेंट रहा या फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, किस तरह से ये बंद हो गई जेट एयरवेज? मैम, ये एक मैसेज है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बिल्कुल। इतने लोगों ने पूछा है, हर प्लेटफॉर्म पे पूछा है, जी। लेकिन बहुत कम लफ्ज़ों में बहुत जल्दी मैं बात ख़त्म करूँगा अपनी। ये एक मैसेज है हर एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय की नहीं। एम्प्लॉयर के दिमाग में और एम्प्लॉयर का एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि वो ही सब कुछ है। उसने 200 करोड़ या 1000 करोड़ लगाकर एक कंपनी सेटअप करी, चाहे वो एविएशन की हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो मोटर्स हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो। वो एक पूरी कंपनी सेटअप करता है और और इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है उसका एक फेस पर आकर कि वो ये समझता है कि अब इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता, मैं ही इस कंपनी का खुदा हूँ। ये भी एक मिसाल है। ये भी एक मिसाल है। बिल्कुल सही। और एम्प्लॉय जिस टाइम ये बहुत एम्प्लॉय के लिए एक बहुत अच्छा मैं एक मैसेज दे रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। एम्प्लॉय कभी भी
तकलीफ में ना आए और ना ही डिमोरलाइज्ड हो। आज की डेट में आप लोग देखा होगा कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ गए हैं कि जॉब्स नहीं है। नहीं, जिस टाइम आपके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन की डिग्री थी, जिस टाइम आप सिर्फ ग्रेजुएट्स थे, तो आपको नौकरी मिल गई। ठीक है, आपने एफर्ट्स पे नौकरी ले ली। अब आपके पास 14 साल, 15 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी बंद हो गई ड्यू टू द मैनेजमेंट फ्रैक्चर्ड, ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट। एम्प्लॉय डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि उस टाइम आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ। अब आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। तो आपको दूसरी कंपनीज, दूसरे प्लेटफॉर्म्स खड़े हुए हैं। ये एम्प्लॉय के लिए मैसेज है। एम्प्लॉयर के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ एम्प्लॉय की भी रिस्पेक्ट करें, एम्प्लॉय की भी कदर करें, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखें। और क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि कोलैप्स हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। लोगों ने अपने रिटायरमेंट प्लान्स कर रखे थे, यहाँ पर लोग रिटायर्ड भी हुए थे, लेकिन नहीं हो पाया। 24,000 एम्प्लॉयज़ वॉज कोलैप्स्ड, एयरलाइन के साथ में वो भी कोलैप्स्ड हो गए। 24,000 एम्प्लॉय की बात नहीं करेंगे हम, 24,000 एम्प्लॉयज़ की फैमिली की भी बात करेंगे हम। तो कितने लाख लोग बेरोजगार हुए, 13 लोगों ने सुसाइड किया। ये क्या मजाक हो रहा है? जो लोग सेटल थे, जो लोग प्रॉब्लम में नहीं थे, जिन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन को रहकर चूहे की तरह कुतरा, वो दूसरी कंपनियों में वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठ गए। लेकिन मैम, इंटरनल क्राइसिस, इंटरनल क्राइसिस में उन्होंने कंपनी को खा दिया, खा गए। वो कंपनी लॉस्ट में चली गई। कंपनीज फ्यूल्स के पैसे नहीं हो पाए एयरलाइंस के पास, केटरिंग के ड्यूज बढ़ गए एयरलाइन के ऊपर, वाटर बॉटल्स के पैसे तक नहीं दे पाए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स। और एक टाइम ऐसा आया कि पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में बैठे रहे और जहाज उड़ा नहीं, क्योंकि इंडियन ऑयल ने कंपनीज को तेल देने के लिए मना कर दिया। नरेश गोयल की लीडरशिप को लोग चैलेंज करते हैं। मैम, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा उनके ऊपर, क्योंकि आज जो भी कुछ लोग हैं, 24,000 एम्प्लॉय हैं, वॉट एवर जो क्राइसिस रहे, कंपनी बंद हो गई, लोग चले गए और लोगों ने फील्ड चेंज कर दी। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मिस्टर गोयल की वजह से ही हम आज ग्रूम्ड हैं। अच्छा। एग्जैक्टली उन्होंने ही हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने ही हमें ग्रूमिंग दी, उन्होंने ही हमारी ट्रेनिंग 7 स्टार 4 और 5 स्टार होटल्स में कराई, उन्होंने ही हमें 10-10 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंसेस दिए, उन्होंने ही हमें वर्ल्ड में घूमने का मौका दिया फ्री ऑफ कॉस्ट एयरलाइन। तो आई एम सल्यूटिंग राइट नाउ एज वेल टू मिस्टर गोयल। वो बात अलग है कि आज वो कहाँ हैं। अभी रिसेंटली उनकी वाइफ की डेथ हुई, नॉट अ सिंगल पर्सन वहाँ पे पहुँचा। एक दौर था कि सारे एयरपोर्ट्स पे जहाज दिखते थे तो सिर्फ जेट एवेज के और मिस्टर गोयल के। मिस्टर गोयल का मूवमेंट हर एयरपोर्ट पे ऐसा होता था कि जैसे पीएम का मूवमेंट होता था। ये मेरी देखी हुई बात है। 17 अप्रैल 2019, आई रिपीट माई वर्ड्स। इतनी ऊंचाई से इतनी लोगों का ऊंचाई से, नीचे आना। एग्जैक्टली बहुत अच्छा मैम सवाल है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट यूज़ किया, इतनी ऊंचाई से। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं बोलना चाहूँगा कि जितनी ऊंचाई पे आप पहुँचते हैं, इट्स अ ग्राफिकल बैनर समझ लीजिए या ग्राफ समझ लीजिए, ये बेली ग्राफ समझ लीजिए कि जो ऊपर जाएगा उसको नीचे आना है। लेकिन मेरे दोस्तों, कि जो ऊपर जाएगा, जब वो नीचे आए तो उसको फिर ऊपर जाने के लिए अपनी तैयारी रखनी चाहिए। लोग ऊपर जाने के बाद भूल जाते हैं कि वो दोबारा नीचे आएंगे। एग्जैक्टली। आज वो ऊपर थे, मिस्टर गोयल ऊपर थे, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर जावेद अख्तर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से नाम लूंगा, दे वर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जेट एवेज। आप गूगल करिए, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे वो। हम लोग ऐसे मिलते हैं जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ। मेरा मोबाइल उठा के देखें, मेरी तो हार्ड कॉपीज फिर देखें। फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे कह मैम, सकते हैं? फाइनेंशियली क्राइसिस ऐसे कह सकते हैं कि ड्यूज क्लियर नहीं हुए, पैसे नहीं दिए गए। इतने बड़े बड़े इतने पार्टनर्स बड़े होने के बड़े बाद। इतने बड़े पार्टनर्स नहीं, दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे वर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, दे वर नॉट द पार्टनर्स। पूरा बॉलीवुड हमारे साथ ही फ्लाई करता था जेडवेज के साथ में, पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया पैनल हमारे साथ में फ्लाई करता था, पॉलिटिशियंस हमारे साथ में फ्लाई करते थे। बिल्कुल। जेडवेज बंद होने के बाद ऐसा लगा कि कोई पैरों से नीचे से ज़मीन खिंच गई। मुझे वो दिन याद है, 17 अप्रैल 2019, कि हम लोग बैठे थे, लंच कर रहे थे, और लंच के बाद हमने सेकंड फेज अपनी फ़्लाइट लगाई कैप्टन्स को। आई वॉज पोस्टेड एज अ पायलट रोस्टिंग ऑफिसर इन बॉम्बे हेडक्वार्टर्स। सेकंड फ्लोर पे मैं बैठता था और थर्ड फ्लोर पे मिस्टर गोयल बैठते थे। एक ही लिफ्ट से जाते थे हम लोग। और शाम को 5 बजे न्यूज़ आ गई कि इंटायर
क्लोज। Entire airline was collapsed. Entire airline was closed. Not a single operation will be done from tomorrow. हमने सारी फ्लाइट्स ख़त्म की और उसके बाद हम अपने घर गए, किसी से बात नहीं की, 4 4 दिन तक हमने बताया नहीं, 5 5 दिन तक कि हम ऐसा भी कुछ हुआ है। और क्या क्या बताएं मैम आपको, हमने स्विगी तक डिलीवर किया है जिनकी सैलरीज 3 3 लाख रुपए थी। मेरी लास्ट सैलरीज 1,18,725 रुपीज़ थी, फिगर भी मुझे याद है। आई हैव अ सैलरी स्लिप मेरे पास। और मेरे कुछ बॉसेस थे जिनकी सैलरी 3 3 4 4 लाख रुपए थी, उन्होंने मेरे साथ स्विगी डिलीवर किया। वी हैव अ आईडी प्रूफ ऑफ स्विगी एज वेल। हमारे पास आज भी वो आईडी प्रूफ रखा है, जो बॉम्बे का आईडी प्रूफ स्विगी का, हमने डिलीवर किया 3 दिन 4 दिन वॉट एवर। उसके बाद फिर चेंजेस होते रहे, वो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं फिर यही बोलूँगा मैम कि सब कुछ हो सकता है। आप मत समझें ये चीज़ कि आप अगर एक मुकाम पे बैठे हैं तो आप वहीं पर ही बैठे रहेंगे परमानेंट। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। ये झूठ है। अभी आप दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशन हेड हैं, वो सब कुछ झेलने के बाद भी माशाल्लाह आज आप एक कामयाब पोस्ट पर हैं। तो जो बोर्ड मेंबर्स थे इन्होंने सारे सॉल्यूशन लगाए होंगे, तो क्या सारे जो सॉल्यूशन लगे वो फेल हो गए? मैम एक कहावत है कि जब जहाज़ डूबता है तो पहले कुछ लोग भागते हैं, वो कुछ लोग थे। उन्हें अंदाज़ा था कि ऐसा होने वाला है। कोई किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन में बैठ गया, कोई किसी में मैनेजर हेड हो गया है। लेकिन जैसी एक मिसाल है कि हमें अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है, हमें रोज़ अंदाज़ा हो रहा था, हफ्ते 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, कि यार ऐसा हो सकता है। आज इतनी फ़्लाइट्स कम हो गई, आज इतनी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। और क्योंकि हम हेड ऑफिस में बैठे थे जहाँ से वर्ल्ड की न्यूज़ जा रही थी जेट एयरवेज को, हाँ। वहीं बैठे हमें। हाँ। और क्योंकि मैम जैसे एक कंपेयर करूँ मैं एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स पैटर्न है ना, कि हस्बैंड और वाइफ में क्लैश होते हैं और मसला कोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन ना हस्बैंड को ही अंदर 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 अंदाज़ा होता है कि डिवोर्स हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो लड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, हो सकता है सोल्यूशन निकल जाए, हो सकता है सोल्यूशन निकल जाए, हो सकता। हम भी उसी कंडीशंस में थे कि हो सकता है सोल्यूशन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जेटवेज बंद नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। हम ख्वाब में भी नहीं सो सकते थे, और वो हो गया। आज वो दिन मुझे याद है मैम, वो हो गया। हम नीचे खड़े थे, सॉरी पूरा मीडिया नीचे खड़ा था और मैं ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में खड़ा था। न्यूज़ डिलीवर हो रही थी ऊपर से कि ऐसा हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा हेड ऑफिस बंद हो गया। तो आप ये कहें कि सोल्यूशन हो सकता है लोगों के पास हो, लेकिन सब ने अपनी अपने कॉलर्स बचाए और वो अपने अपनी जगह सेटल हो गए। एम्प्लॉयज़ वो ख़त्म हुए जो बिल्कुल बिलो लाइन थे, अच्छा। या जो एक पोजीशन पे बैठे थे जिनको सिर्फ भरोसा था जेट एयरवेज को के ऊपर कि भाई नहीं, जेट एयरवेज बंद नहीं हो सकता। तो जो फुल सर्विस मॉडल था उनका भारत में, तो क्या कहें कि वो भारत में होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाया? नहीं मैम, फुल सर्विस पूरा कामयाब हुआ, और आज की डेट में कुछ एयरलाइंस उनके मॉडल को रिफ़र करके ही आज एयरलाइन चला रही हैं। फुल सर्विस, बिल्कुल फुल सर्विस का मतलब मैं बता दूं लोगों को कि फुल सर्विस का मतलब ये होता है कि आप केटरिंग सर्व कर रहे हैं एयरलाइंस के अंदर। आप मॉर्निंग में आपकी फ़्लाइट है बॉम्बे टू कैलकाटा, आप बॉम्बे में बोर्ड करें और आप ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, सुबह 7 बजे का डिपार्चर है, और आप जैसे ही अपने कैबिन में बैठे, अपने एयरलाइन की सीट पर बैठे, और आपको सर्विंग शुरू हो गई। तो ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं, लंच सर्व कर रहे हैं, डिनर सर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फुल सर्विस। तो वो पैटर्न सिर्फ जेट एयरवेज ही लेकर आया था। अच्छा जी, आज की डेट में कोई एयरलाइन एक्सेप्ट एयर इंडिया, कोई एयरलाइन फुल सर्विस सर्व नहीं कर रही है। अच्छा, जो इंडिगो, स्पाइस जेट, ये काफ़ी महंगी फ्लाइट्स उस टाइम हुआ करती थी, तो कहें कि शायद उनके बराबर नहीं, नो मैम, नॉट अ सिंगल एयरलाइन वाज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जेट एयरवेज। आई रिपीट माय वर्ड्स, नॉट अ सिंगल एयरलाइन वाज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ जेट एयरवेज ऑन दैट टाइम। एक भी एयरलाइन, मतलब आप समझिए कि वी वर द बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। ओके, वी वर द बॉलीवुड अमिताभ बच्चन है, आप ये समझ लीजिए। लेकिन मैम वही वाली बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में हर आदमी मारा जाता है, वही हुआ। और उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि एम्प्लॉय ने सफ़र किया। जेकेसी इसको रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। प्रोसेस इज गोइंग ऑन मैम फ्रॉम लास्ट 5 years। NCLT का प्रोसेस आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब लोगों ने होश भी छोड़ दी है, क्योंकि 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। 5 साल में अपनी दुनिया लोगों ने बना ली है। कुछ एयरलाइन के लोग थे, वो एयरलाइन में ही चले गए,
कुछ लोगों ने फील्ड चेंज कर ली, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड में आ गया। मैंने एचआर की पढ़ाई की, एचआर हेड रहा एक एक दो कंपनीज में, और साथ साथ में एविएशन छोड़ा नहीं, क्योंकि वो ब्लड में चला गया था मैम, एज अ डीएनए चला गया था। तो एयरलाइन में छोड़ा नहीं मैंने, और आज भी मैं कहीं ना कहीं एयरलाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। ये तो हुई हम लोगों की जेट एयरवेज को लेकर बातें। आपने जो अपना करियर शुरुआत की, तो आपने कहा कि आपने 12th यहाँ सेंट फ्रांसिस से किया, उसके बाद रुहेलखंड से आपने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन करना आम बात होती है, लेकिन जो आज जिस पोजीशन पर आप हैं, आई थिंक मच बेटर। तो कैसे ये सब किया है? मैम पहले तो आज की डेट में मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ स्ट्रेस छोड़ दें। जो आपके ऊपर लिख दिया गया है ना, वही होना है। तो स्ट्रेस छोड़ दीजिए, लेकिन आप लॉयल रहिए अपनी चीज़ों के लिए और मेहनत कीजिए ईमानदारी से। मेरे पहले स्टेपिंग स्टोन मिस्टर मेहताब सिद्दीकी, द COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ रेडिसन, रेडिसन। आज की डेट में वो हैं मेरे स्टेपिंग स्टोन। आई एम रिपीटिंग हिज नेम, मिस्टर मेहताब सिद्दीकी। उन्होंने हमें एक ब्रेक दिया होटल मेरिडियन अहमदाबाद में, जी। और उसके बाद हम अहमदाबाद में रहे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर एक होटल मेरिडियन का लाउंज था, उसके अंदर हम वर्क करते थे। और वो कैटेगरी बहुत लो कह सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ करते थे। अकाउंट सेक्शन भी देख रहे थे, उसमें हम क्लीनिंग, स्वीपिंग, सब कुछ करते थे। काम करने में कोई शर्म नहीं होती। तो सभी कुछ किया हाँ, हमने। बिल्कुल। और ये सब चीज़ें बताई नहीं घर में कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जिनके थ्रू हम लगे थे वो भी हमारे रिलेटिव ही थे, तो हमने उनको भी नहीं बताई कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने बहुत तरीके से अपने वो मैनेज किया और सब्र किया। रोते थे अकेले में कि हमारे ही साथ के फ्रेंड्स MBA कर रहे हैं और जॉब्स ले रहे हैं, और हम यहाँ पे कॉफ़ी मशीन साफ़ कर रहे हैं। तो लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। दूसरे स्टेपिंग स्टोन मैं दूंगा मिस्टर संदीप चौधरी। आई रिपीट माय वर्ड्स, संदीप चौधरी, जो कि एयरपोर्ट मैनेजर थे उस टाइम अहमदाबाद में जेट एयरवेज के। वो हमेशा 5 बजे आते थे कॉफ़ी पीने हमारे काउंटर्स पे, और हम उन्हें कॉफ़ी सर्व करते थे। और उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ पे क्यों वाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वाई यू आर अ ग्रेजुएट एंड वाई यू आर नॉट अप्लाइंग इन एयरलाइंस। तो एयरलाइंस में मैम हमने सिर्फ नाम सुना था, जहाज़ देखे भी नहीं थे। अच्छा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ नाम सुना था, जहाज देखे भी नहीं थे। लेकिन ये जहाज आज हमारे साथ रखा हुआ। उस टाइम उन्होंने कहा कि आप आइए इंटरव्यू दीजिए। और उस टाइम एक पॉलिसी हुआ करती थी कंपनीज की कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उसी पैरामीटर्स में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। तो इंटरव्यू देना भी बहुत बड़ी बात, बता रहा हूँ मैं आपको कैसे इंटरव्यू दिया है मैंने। हाँ। हम इंटरव्यू, जो पैनल में लोग बैठे थे उनके लिए कॉफ़ी सर्व करने गए, अच्छा। वेटर की ड्रेस पहन के। और आज भी मैं ट्रे पूरी उठा सकता हूँ कप्स की भरी हुई, ऐसे ही वेट जैसे वेटर्स उठाते हैं। और मेरा रिज्यूम उस कप उस ट्रे के नीचे रखा था। हाँ। और हम ऐसे ही गए थे, और सारे कैबिन क्रूज खड़े थे वहाँ पर, सारे इंटेलेक्चुअल्स खड़े थे, और उसके बीच में हम गए और हमारा नाम अनाउंस हुआ, मिस्टर जुबैर वारसी। एंड ही टोल्ड इन द एंटायर पैनल कि ही इज़ द कैंडिडेट जिन्होंने मिस्टर संदीप चौधरी ने रेफ़र किया। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ प्रॉपर वे में। और ही सेड कि हमने इंटरव्यू चल रहा था और मैं सबको पैनल में कॉफ़ी सर्व कर रहा था। मैं इंटरव्यू के साथ साथ? इंटरव्यू चल रहा था और मैं सबको पैनल में कॉफ़ी अच्छा, सर्व वो कर क्या रहा आपसे पूछ रहे थे था। वो इंटरव्यू मुझसे में? पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फ्रॉम विच सिटी यू आर फ्रॉम। आप यूपी से हैं। तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया था, वाराणसी में भी फ़्लाइट थी, लखनऊ में भी फ़्लाइट हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि आप ट्रांसफ़र वहाँ भी ले सकते हैं, बट क्योंकि मेरा स्टेपिंग स्टोन की सिटी अहमदाबाद थी, तो मुझे अहमदाबाद में ही रहना था। तो ही सेट कि ओके, आप कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप किए ग्रेजुएशन के बेसिस पे, फ़्लो चेक किया, इंग्लिश थोड़ी सी चेक की, और उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड चेक किया। तो ही वॉज शॉक्ड कि आपकी इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो आप वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन होटल इंडस्ट्री और इन दिस पोजीशन। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही कहा था कि आई एम चेकिंग माई डेस्टिनी। वाह। तो ही सेड कि ओके, राइट नाउ योर डेस्टिनी हैज़ बीन कंप्लीटेड इन दिस टेबल। हाँ। आप कल मेडिकल के लिए आ जाइए। कैसा लगा आपको उस टाइम? मैम 21 मार्च 2007, वो दिन याद है? 21 मार्च 2007 वो मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ। और विद इन 10 days आई ज्वाइन जेट एयरवेज। जब जेट एयरवेज बंद हुई तब आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आप आज जिस ऑपरेशन हेड हैं? रोए थे मैम, पूरी फैमिली रोई थी। आज भी मेरी वाइफ रोती है जिस टाइम हम एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं और जहाज़ देखते हैं खड़ा हुआ। आज भी जहाज़ सड़ रहे हैं वहाँ पर। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, वो उन जहाज़ों का क्या हुआ? अभी भी हैं वहाँ पे, अहमदाबाद, दिल्ली में भी हैं और बॉम्बे में भी जहाज़ सड़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं कभी तो मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं आज भी।
मेरी मदर को जब मैंने पहली बार बुलाया था दिल्ली से अहमदाबाद, तो वो ऐसे ही निकल गई थी और मैं वहीं खड़ा था। उन्हें लगा नहीं था कि मेरा लड़का एयरपोर्ट पे भी वर्क कर रहा है। मैंने से बुलाया था उनको फ्लाइट से, जेट एयरवेज की फ्लाइट से बुलाया था। जब वो लैंड कर गई तो मैंने बताया था कि आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दिस एयरलाइन। मैं वहीं खड़ा था, वो निकल गई, मैंने ऐसी आवाज़ दी, सुनिए। अच्छा। जी। वो फ्लाइट मतलब जब तक उनको नहीं मालूम था कि नहीं, आप यहाँ वापस आ गए हो। मैं नहीं, उनको नहीं मालूम था कि मैं उनको ये मालूम था कि मैं होटल में हूँ। मैंने नहीं बताया था कि मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर लिया है। जिस दिन मैंने एयरलाइन ज्वाइन की थी उसके बाद उसी फ्लाइट से उनको बुलाया, और अहमदाबाद रैम पर मैं खड़ा था ऐसे ही, और वो निकल रही थी मेरे सामने से, मैंने ऐसी आवाज़ दी, सुनिए। और उसके बाद उन्होंने जब मुझसे पलटा तो एंड शी हग्ड मी कि अरे, मैं ड्रेस में था, यूनिफॉर्म में था जेड एयरवेज की। सब पिक्चर्स पड़े हैं, एवरीथिंग। जिस टाइम व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था उस टाइम हार्ड कॉपीज पड़ी हैं मैम, 1,000 कॉपीज पड़ी हैं। कोई ऐसा एक्टर नहीं बचा है, कोई ऐसा पॉलिटिशियंस नहीं बचा है, कोई जो ऐसा पीएम नहीं जेट बचा है एयरवेज में ना। जिससे मुलाकात नहीं हुई है, जिससे बात नहीं हुई है। तो सिंपल एक एयरलाइन का एक प्लस पॉइंट और भी है कि आपका जो लेवल है वो यहाँ हो जाता है। आप सबको इतनी बड़ी चीज़ आपके सामने बहुत छोटी लगती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता वो है। हाई हो जाता है। आप किसी भी एक्टर को देख के ये नहीं कहते अरे वो जा रहा है, अरे वो जा रहा है। वो पहले हुआ करता था 15 साल पहले, अरे वो जा रहा है। आज मिस्टर बच्चन निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे, आज पीएम निकल जाते हैं, तो बस हाई हेलो हो जाती है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। एवरीथिंग इज नॉर्मल, हाँ। एवरीथिंग इज, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म से। और मैं यही बोलता हूँ, लोग यकीन ही नहीं करते मैम कि अरे आप ऐसा आप ये लाइफ भी देख रहे हैं। इन द सेम वे ही सेम लाइफ कैबिन क्रूज की भी रहती है। वो बिल्कुल दुनिया अलग है मैम। एंटर एयरपोर्ट के एंटर होने के बाद फिर लाइफ अलग हो जाती है। फिर आप आप कहेंगे अरे अभी तो हमारे साथ बैठे थे, जी जी। ये क्या हो रहा है। ही इज़ अ सीनियर कैबिन क्रू इन एयर इंडिया, फ्लाइट पर्सन है वो। अच्छा। और उन्होंने सारे ऑपरेशंस किए हैं, यूक्रेन के ऑपरेशंस किए हैं, कोरोना के ऑपरेशंस किए हैं। तो ये सब कैसे, अच्छा मतलब कैसा लगता है आप लोगों को? हम लोग तो सुनते हैं जहाज़ों की बातें, रैली की रोज आना तो हम लोग नहीं जाते किसी मैम चीज़ में। आप लोग एक लोगों तरह को, से जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ गए, ऐसे आपके लिए जहाज़ हो गए। मैम जहाज़ हो गए, बट एक्चुअली जो चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सोना हो। मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, दुनिया को 80% ये लगता है कि जो लोग जहाज़ में नौकरी कर रहे हैं या जो जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, अरे वो तो बात ही क्या है यार, हाँ। आप तो नसीब वाले हो। आप उनसे पूछिए मैम, अ, मैं तो गवाह हूँ अपने ब्रदर का। आप उनसे पूछिए कि जब वो लंदन जाते हैं कैबिन क्रू, तो लोग समझते हैं अरे यार लंदन जा रहे हैं इस टाइम, अरे हाँ क्या हाँ बिल्कुल। लंदन, पेरिस जा सोच रहा है के भाई, यही क्या लगेगा। बात। हाँ 3 दिन तक घूम रहे हैं, हाँ सेल्फीज ले रहे हाँ हैं, हाँ। घूम रहे हैं, पेरिस के टावर्स के सामने खड़े हुए हैं, होटल 7 स्टार मिल रहे हैं उन्हें, सब तो कुछ अच्छा है। तो अच्छा तो है। अच्छा है ना। हाँ अब आप सुनिए मैम इसका रेपोकेशन। जी। वो लोग 4 दिन का खाना लेके जाते हैं यहाँ से, अरे घर भाई। से। ठीक है मैम। हाँ। कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि मतलब कुछ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैबिन क्रूज। उनके कूपन्स होते हैं कि वो कूपन्स देंगे तो वो उस टाइप का टाइम का खाना मिलता है उन्हें। ठीक है। तो वो जब होटल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैम वो कूपन्स कब खत्म हो जाते हैं, या वो कूपन्स को वो जो है वो रीइंबर्स नहीं कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम नेक्स्ट उसको में खा लेंगे। ध्यान से स्पेंड करते हैं ऐसा। उतने बीच में जो वो अपनी फूडिंग करते हैं, वो अपने घर का खाना लेके जाते हैं। अब घर का खाना लेके जाते हैं जब, तो सब्जी तो चल जाती है मैम, और रोटी कैसे चलेगी। रोटी कैसे चलेगी? अब जो मैं बोलने वाला हूँ मैम, हो सकता है कि मेरे इस पॉडकास्ट के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाएं। कैबिन क्रू जो घर की प्रेस होती है आयरन, उसको लगा के रोटी पे गर्म करता है। अरे गरीबी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है। इसका वीडियो भी है, इसका मेरे पास प्रूफ भी है। कैबिन क्रू सारे बैठते हैं, अपनी अपनी रोटियां लेके बैठते हैं। 7 स्टार होटल के कमरे की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ढाबा नहीं, कुछ नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 7 स्टार पेरिस होटल। बैठते हैं, उन्होंने प्लग लगाया, रोटियां गर्म करी, और फिर रोटी खा रहे हैं। ठीक है, फ्लाई करके आते हैं 12-12 घंटे की। इतनी आपको लग एडवेंचरस रहा है, लाइफ। लग रहा है हाँ। ये चीज़ के लिए, लेकिन वो जब 15 साल 18 साल नौकरी करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो उनका आधा दिमाग सुन्न हो जाता है। वो दूसरी कोई चीज़ सोच नहीं सकते हैं। बहुत रेपरकशंस होते हैं मैम 35,000 पे फ्लाई करने पे। बहुत रेपरकशंस होते हैं, बहुत बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, स्पाइन का इश्यूज हो जाते हैं, नींदें ख़राब हो जाती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। इट्स नॉट ईजी थिंग, इट्स नॉट ईजी थिंग। ये एक जॉब नहीं है, एक पैशन है। ये बैंकिंग जॉब नहीं है। मैं किसी सेक्टर को गलत नहीं कह रहा हूँ, हर सेक्टर को सल्यूट करता हूँ, हर सेक्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एयरलाइन को हमने कभी जॉब माना ही नहीं। अगर जिस इंसान के अंदर पैशन नहीं है, वो एयरलाइन में ना आए, ना आए, ना आए।
बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है। आपको बेइज्जती भी सहनी है, आपको रिस्पेक्ट भी सहनी है। आप ये सब कुछ सहने के बाद जब आप निकलते हैं तो फिर आप सोना ही बनते हैं। लेकिन जब हम 7 स्टार होटल में बैठे हैं, फिर हमारे You पास। are not the employee of the, you are just an employee of that airline. You are not the passenger, you can say. तो पैसेंजर की फैसिलिटीज़ अलग होती हैं, एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ अलग होती हैं। आपको सब कुछ वैसे ही मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, ब्रेकफास्ट ही मिल रहा है, आप कूपन देंगे, कूपन से मिल जाएगा, आप शॉपिंग भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी मिल रही हैं, रिस्पेक्ट भी हो रही है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन मैम 4 दिन का खाना कोई आदमी खा रहा है तो वो बासी रोटी तो नहीं खाएगा, वो यही होता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें आपने बता दी। हम तो सोचते थे कि भाई जो लोग एयरलाइंस में सफ़र करते हैं, जो वहाँ से साथ बैठे रहते हैं हर टाइम, सोचते हैं हमको कुछ नहीं It's आता, not उनको an easy सब कुछ job. आता है। It's बिल्कुल not an सही easy बात है। task. हाँ, It's बिल्कुल। not an easy task. आपने इतना लंबा सफ़र यहाँ तक का पूरा किया है और आगे भी इंशाल्लाह आप करते रहेंगे। आपने बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट और ये सब में भी काम किया, इसके बारे में कुछ बताइए। मजबूरी हो गई थी मैम कि क्या करें। एक टाइम ऐसा आ गया था कि नफरत हो गई थी एयरलाइन से। जैसे अभी मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ एयरलाइन कैसा, लेकिन जिस टाइम कोलैप्स हुआ तो उस टाइम जिन लोगों की, जिन एयरलाइंस की खड़े होने की हमारे सामने हिम्मत नहीं हुआ करती थी, वो लोगों ने रिजेक्शन शुरू कर दिए। दे डोंट नो हाउ टू टेक द इंटरव्यूज़ ऑफ जेट एयरवेज एम्प्लॉयज़। उन लोगों ने रिजेक्शन शुरू कर दी, नफरत सी हो गई थी। तो हमने कहा कि अपनी फील्ड चेंज करेंगे, हम वो काम करेंगे जहाँ हर कंपनी में ज़रूरत होती है। तो क्या जो और एयरलाइंस थी वहाँ जाने की लोगों ने इंटरव्यू सिलेक्टेड हो देने। गए थे मैम, 400 लोगों में से 20 लोग सेलेक्ट हुए थे। तीसरा नंबर मेरा था, विस्तारा एयरवेज ड्यूटी मैनेजर दिल्ली एयरपोर्ट। और नॉट अ, आज भी वो मेल पड़ा है मेरे मेल्स में, नॉट अ सिंगल कॉल, किसी को भी कॉल नहीं आया। हम सोच रहे थे कि सिलेक्शन हो गया, मेडिकल भी हो गया था हमारा, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ पड़ा है। रीज़न क्या था? नो आइडिया। वो कह रहे थे कि वो वहाँ पे उनकी वर्किंग सिंगापुर से होती है। तो अच्छा। वो चलता रहा 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, 3 महीने से फिर 1 साल निकल गया। फिर हम लोग ने भी होप्स ख़त्म कर दी और फिर हमने अपनी लाइफ चेंज करी, फील्ड चेंज करी। फिर क्या क्या किया आपने? फिर मैम अपने शहर आ गए बरेली दोबारा, और मैगी के काउंटर्स लगाए। और इस सोच से लगाए कि हम हर हर जगह मैगी काउंटर्स लगाएंगे, नेस्ले को प्रमोट करेंगे, बच्चों को फ्री मैगीज देंगे। ये कुल्हड़ मैगी का कॉन्सेप्ट बरेली में मैं ही लेकर आया हूँ। कोई सोच नहीं सकता ये बात। कुल्हड़ मैगी का कॉन्सेप्ट मैंने ही निकाला है। इरफान टी पॉइंट्स पे मैंने ही शुरू किया था। कि लॉकडाउन में हमें बंद करना पड़ा, मजबूरी। और हमारी भी सोच थी, हमने मेल्स किया था नेस्ले को, नेस्ले वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड कि हम आएंगे, नेस्ले की पूरी टीम आने वाली थी, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया एंड द एंटायर वॉज कोलैप्स्ड। फिर फिश फार्मिंग की, फिर उसके बाद लेक्चर्स लिए। मेरे एक फ्रेंड हैं मिस्टर जुल्फ़िकार हसन खान, आज राइट नाउ ही इज़ इन एक अच्छी पोजीशन पे हैं, एडवोकेट हैं। उनके साथ हमने फ़िश फार्मिंग की। और उनके फादर, उनकी जूतियों का सलाम करता हूँ मैं। उनके फादर एक आईपीएस से जॉइंट कमीशन से रिटायर्ड हुए हैं, मिस्टर रईस, मिस्टर आर खान बोलते हैं। अच्छा। लेकिन मैं तो उनको फादर ही बोलता हूँ उन्हें। तो उनकी जूतियों को सलाम है। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा इस मामले में, काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। लेकिन उन्होंने यही कहा कि कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, और कभी हमेशा अपने अपने ऊपर रहो। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। दिखाते थे, अपनी मिसालें दिखाते थे कि हम यहाँ पे काम करते थे, हमारे पास खाना नहीं होता था, हम यहाँ से जाते थे, और उसके बाद हमने आईपीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो बहुत सक्सेस स्टोरी के पीछे वाकई इमोशनल सीन हुआ करते हैं, रियली। और क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? मैम अपने बारे में क्या बताएं, बस एक उसूल रहा है लाइफ में कि जो चीज़ हो रही है उसे मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ, उसे होने देता हूँ, दैट्स इट। तो वो ऊपर वाला अपने आप सही करने लगता है। बाकी कुछ नहीं। चीज़ें देखी और उसको ऑब्जर्व की और उसके बाद उसमें अमेंड करने की कोशिश की। ब्लू स्काई, तो आपने क्यों शुरू किया ये? मैम ब्लू स्काई एकेडमी का जो रीज़न है वो ये है कि जब जेडवेस कोलैप्स हुआ तो फिर बहुत से काम हुए, और जब बहुत से काम हुए तो उसमें एक काम ऐसा भी हुआ कि एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने एविएशन के लेक्चर्स भी लिए। इसकी वजह क्या रही? इसके पीछे का रीज़न क्या था? क्यों आपने ये कोर्स शुरू किया? ये कोर्स इसलिए शुरू किया क्योंकि जब हमने वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, और कुछ जब पढ़ाई की देखी हमने कि अरे ये लोग लाखों रुपए देके एविएशन में आना चाहते हैं। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था ना, हम तो सिर्फ वी आर द ग्रेजुएट्स। हमने तो कोई कोर्स भी नहीं किया था, ना ही हम किसी इंस्टीट्यूट में गए थे, ना ही हमने लाखों रुपए दिए थे, और हम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये लाख रुपए क्यों दे रहे हैं?
ये 2 लाख रुपए दे के अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर बीटेक भी करते ना एविएशन में, तो उसमें भी लाखों रुपए की फीस जाते हैं। जाती है। तो जा रही है फीस, तो एक आउटपुट पे तो निकले, एग्जिट पॉइंट पे तो निकले। एग्जिट पॉइंट कुछ है ही नहीं। एग्जिट पॉइंट ये होता था कि कोर्स किया, ज़मीनें गिरवी रखी, गांव वालों को पकड़ा, और उसके बाद वो हाँ बच्चे एयरपोर्ट के अंदर जो हल्दीराम के काउंटर्स होते हैं, जो सीसीडी कैफ़े कफीडे होता है, जो आपके आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो उन्हें वो लगता है, जिन बच्चों ने बस में ट्रैवल नहीं किया कभी, वो एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट का पास लेके बैठे, तो वो समझते हैं कि हमने जो कोर्स किया वो यही किया है, हाँ, इसीलिए किया है, हमारी तो लाइफ सेट हो गई भाई। लेकिन ये तो है ही नहीं। इससे आगे बहुत कुछ है। इससे आगे तो एयरलाइन ही है ना। आप एयरलाइन में नहीं आए, आप एयरपोर्ट पे आ आए, गए। हाँ बिल्कुल। आप एयरलाइन में नहीं आए, आप एयरपोर्ट पर आए। एयरपोर्ट पर आया। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो लाखों रुपए खर्च करके लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं, हमने अपना कोर्स निकाला 32 मॉड्यूल्स का, एयरपोर्ट मैनेजमेंट ग्राउंड मैनेजमेंट कोर्स। वारसी साहब, एक छोटा सा मैसेज उन यूथ के लिए जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि किधर जाएं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। मैम, बहुत कम लफ्ज़ों में यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि वो डरना छोड़ दें। वो हर चीज़ से डरते हैं, वो अपनी फेलियर से डरते हैं, वो अपनी सक्सेस से डरते हैं। डरना छोड़ दें, ऊपर वाले की इबादत शुरू करें और मदद शुरू करें। एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों की मदद करें, ऊपर वाला अपने आप ही ज़रिए बनाता चला जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मसला कुछ भी नहीं है मेरा हमदर्द, मगर न जाने कौन इसे दुश्वार बना देता है। एक एक ईंट लगाता हूँ मैं दिन को, लेकिन रात को फिर कोई दीवार गिरा देता है। बहुत अच्छा। और ये दीवारें लगातार गिरती रहेंगी। इन दीवारों से डरें मत, इन दीवारों के गिरने से ना डरें। ऊपर वाला आपके लिए एक बहुत अच्छी मंजिल और एक अच्छी दीवार तैयार कर रहा है, तो और बहुत मजबूत दीवार तैयार कर रहा है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी ऑन योर टोज। बेस्ट ऑफ लक। जुबैर वारसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम। आप जेट एयरवेज से सीधे तौर पर जुड़े रहे और आपने 14 साल उसमें काम किया, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए बस इतना ही। और जुबैर साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और उम्मीद है कि जो यूथ हमारे सुन रहे हैं ज़रूर मोटिवेशनल स्पीच की तरह आपकी बातों को लेंगे। थैंक बहुत यू बहुत मैम, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए। थैंक यू।